नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल बी टेकिंग टुडे इज AS9। मेरे को लगता है इस बार क्वेश्चन आएगा। मैं पहले इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज करवा रहा हूं मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग दूसरे अकाउंटिंग करेंगे सारे, बट पहले इंपॉर्टेंट वाले ले रहा हूं मैं, मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है इस बार एग्जाम में आएंगे। आ जाए तो रसगुल्ला खिला देना। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, केस स्टडी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एग्जाम में केसेस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, आपको उस केसेस का आंसर देना है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द करंट ईयर। डन है बात? एकदम सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। चितरंजन का, सरिता चितरंजन, ओनली चितरंजन, सुनना, एकदम सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। पूरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कितना बार डिस्कस्ड है मैं एक बार बोल रहा हूं, फिर एक एक करके डिस्कस करता हूं। सबसे पहले रेवेन्यू का डेफिनेशन दिया गया, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू का ट्रीटमेंट आपको बताया गया कि कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। AS9 प्योरली डील करता है विद द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। एक रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना चाहिए ये आपको AS9 सिखाता है, टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन सिखाता है। तो आपको टोटल 5 टाइप के रेवेन्यूज दिया है, जिसके बारे में वो बताता है कि ये पर्टिकुलर रेवेन्यूज कब रिकॉर्ड होने चाहिए। सबसे पहला रेवेन्यू सेल ऑफ गुड्स, दूसरा रेवेन्यू रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, तीसरा रेवेन्यू रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट, रेवेन्यू फ्रॉम डिविडेंड, रेवेन्यू फ्रॉम रॉयल्टी। टोटल 5 रेवेन्यूज है जिसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 पूरा बात करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 टाइमिंग के लिए बोलता है आप 2 प्रिंसिपल फॉलो करो, अक्रूवल एंड प्रूडेंस। अक्रूवल और प्रूडेंस साथ साथ फॉलो करते जाओ, वो जो आपको टाइम बताएगा उसी बेसिस पे आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। एक एक करके मैं बात करता हूं। AS9 सबसे पहले किससे डील करता है सर? टाइमिंग एंड कंडीशंस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। एक बिजनेस एंटिटी रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगा, कब रिकॉर्ड करेगा, ये चीज आपको AS9 सिखाता है। मेनली ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रॉब्लम कब आता है? जब ट्रांजैक्शन ईयर एंड के आसपास हो रहे हैं, तो हम लोगों को ये मेन क्वेश्चन आता है कि सर ये रेवेन्यू इस साल रिकॉर्ड होना चाहिए कि रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 आपको प्रिंसिपल देता है। सबसे AS9 पहले बोलता है रेवेन्यू क्या होता है। बोला रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश और अदर रिसोर्सेस, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश और अदर कंसीडरेशन या रिसोर्सेस। ग्रॉस इनफ्लो, रेवेन्यू हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड होगा, कभी भी रेवेन्यू से खर्चा मान के नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। रेवेन्यू विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसीडरेशन इन द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। नंबर 3 फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी हम कब कमाते हैं? व्हेन वी गिव आवर एसेट्स और रिसोर्सेज टू अदर एंटिटीज फॉर यूज। जब हम लोग अपने एसेट्स किसी को यूज करने के लिए देते हैं तो उस पर सामने वाला पार्टी हमको इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी का पेमेंट करता है। तो यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज बाय अदर्स यील्डिंग इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। तो रेवेन्यू का डेफिनेशन ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल, अदर कंसीडरेशन। नंबर 2 इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। नंबर 3 फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज बाय अदर्स यील्डिंग इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बहुत स्पेसिफिक 5 रेवेन्यूज को ही कवर करता है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी। हाउएवर इसके प्रिंसिपल आप दूसरे रेवेन्यूज को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हो, बट मेनली ये 5 रेवेन्यूज के साथ डील करता है। सबसे पहला बात बोला वो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स कब रिकॉर्ड करोगे। मैंने बोला रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए 2 चीज ध्यान में रखना, अक्रूवल और प्रूडेंस। अक्रूवल, सेल ऑफ गुड्स का रेवेन्यू कब अक्रू करेगा? जब ओनरशिप इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर। आपका सेल का रेवेन्यू अक्रू तब होगा जब आपने सामने वाले को गुड्स बेचा हो। जब आपने गुड्स बेचा, ओनरशिप ट्रांसफर किया, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर किया, तब हम बोलते हैं सेल कंप्लीट हो गया, अब आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो क्योंकि आपको सामने वाले से पैसा मिलना चाहिए। तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर। ओनरशिप मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रिलेटेड टू द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। हाउएवर आपको दूसरा पॉइंट कंजर्वेटिज्म भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड करते समय, अगर जब वो आपने ओनरशिप ट्रांसफर किया उस समय आपको लग रहा है कि शायद फ्यूचर में पैसा नहीं आएगा, इफ देयर इज एन अनसर्टेनिटी अबाउट अल्टीमेट कलेक्शन, अनसर्टेनिटी अबाउट अल्टीमेट कलेक्शन, तो एक बार रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक ये सर्टेन ना हो जाए रीजनेबली कि आपको वो कलेक्शन हो जाएगा।
मैंने गुड्स बेचा, जब गुड्स बेचा मेरे को ऐसा लग रहा था हो सकता है सर पैसा रियलाइज ना हो, हम एक बार रेवेन्यू रिकॉग्निशन को रोकेंगे। जब हमको ये कंसीडर ये रीजनेबली सर्टेन हो जाए कि रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो मैं रेवेन्यू लिखूंगा। सर मान लीजिए आपको बाद में जाके पता चला नहीं रियलाइज होगा, आपने पहले रिकॉर्ड नहीं किया, 2-3 दिन बाद पता चल गया कि हमको ये रियलाइज होने वाला नहीं है, तो फिर उसको सेल बोल के रिकॉर्ड नहीं करो, लॉस बोल के रिकॉर्ड करो। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तभी होगा जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। नंबर 1, ओनरशिप इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इज ट्रांसफर टू द बायर, एंड नंबर 2, व्हेन देयर इज नो अनसर्टेनिटी, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी अबाउट अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू। अगर अल्टीमेट कलेक्शन पे सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं है तो मैं रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकता हूं। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, अगर आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हो तो रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करोगे? सर्विसेज का रेवेन्यू अक्रू करता है व्हेन दी सर्विसेज आर परफॉर्म। जैसे जैसे आप सर्विस परफॉर्म करते हो वैसे वैसे रेवेन्यू अक्रू करता है, आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। बट हमेशा ध्यान रखना अल्टीमेट कलेक्शन पे सर्टेनिटी होना चाहिए। अगर अल्टीमेट कलेक्शन पे अनसर्टेनिटी है तो एक बार रेवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन करो जब तक सर्टेन ना हो जाए कि आपको फ्यूचर में पैसा मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट, हर रेवेन्यू में कांस्टेंट है, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी अबाउट अल्टीमेट कलेक्शन, ये हर पॉइंट में कांस्टेंट है। सिर्फ अक्रूवल सीखना है। अक्रूवल बोलता है सर्विस का रेवेन्यू तब लिखिए जब वो सर्विस परफॉर्म कर रहे हो। सर्विस दो टाइप का हो सकता है, एक सर्विस जो सिंगल एक्ट में कंप्लीट हो जाएगा, एक सर्विस जो मल्टीपल एक्ट्स में कंप्लीट होगा। अगर सिंगल एक्ट में सर्विस कंप्लीट होने वाला है तो आप यूज कर सकते हो कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड बोल रहा है जैसे ही आपका सर्विस प्रोवाइड करना कंप्लीट हो गया उस समय आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। जैसे मैंने एसी रिपेयर के लिए एक आदमी को बुलाया, वो जब एसी रिपेयर करेगा तब वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता है, जब तक उसका एसी रिपेयरिंग खत्म नहीं होगा तब तक वो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सिंगल एक्ट है, आके एसी रिपेयर करना है। हाउएवर अगर सर्विस मल्टीपल एक्ट्स में होगा तो जैसे जैसे आपके एक्ट्स परफॉर्म होंगे वैसे वैसे आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज कंप्लीशन मेथड या प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। जैसे जैसे आप काम करते जा रहे हो वैसे वैसे प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर सर्विस कंसिस्ट ऑफ सिंगल एक्ट, कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। अगर सर्विस कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एक्ट, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। तो हम लोग सर्विस का रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं व्हेन सर्विसेज आर परफॉर्म्ड। तीसरा, इंटरेस्ट का रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं टाइम बेसिस पर, बिकॉज इंटरेस्ट अक्रूज विद टाइम। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर सकते हो। डिविडेंड का इनकम रिकॉर्ड करते हैं व्हेन द राइट टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टैब्लिश। राइट टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टैब्लिश व्हेन द कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड। जब कंपनी डिक्लेयर करेगा डिविडेंड, आप डिविडेंड का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो। जनरली जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। छोटे इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब डिविडेंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है तब रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं कौन कंपनी डिविडेंड कब डिक्लेयर किया, मेरे अकाउंट में आता है तब पता चला ओके इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है, मैं उसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेता हूं। हाउएवर रूल ये है कि आप रिकॉर्ड कर सकते हो जब सामने वाली कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करते ही आपके पास एक राइट है कि आपको डिविडेंड मिलेगा, तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो। रॉयल्टी का रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे अक्रूवल बेसिस पे एज पर दी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। जो आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, प्रोडक्शन का बेसिस, सेल्स का बेसिस, जैसे लिखा हुआ है उसके बेसिस पे आप रॉयल्टी की इनकम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे। तो पांचों ही रेवेन्यू में दो पॉइंट है, अक्रूवल बेसिस एंड कंजर्वेटिज्म। अक्रू कब होगा उसका बता दिया, कंजर्वेटिज्म बोला कि नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी शुड एग्जिस्ट अबाउट अल्टीमेट कलेक्शन। इफ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट देन रेवेन्यू रिकॉग्निशन शैल बी पोस्टपोन्ड। आगे क्या बोला, आगे बोला अनसर्टेनिटी ऑन अल्टीमेट कलेक्शन। अगर अल्टीमेट कलेक्शन पे अनसर्टेनिटी है तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये अनसर्टेनिटी कब आया? सर अनसर्टेनिटी आया जब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने जा रहे थे तब। अगर अनसर्टेनिटी आपको पता है एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन, जब रिकॉर्ड कर रहे हो तब पता है, देन डोंट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, पोस्टपोन द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू until there is reasonably certain that until it is reasonably certain that the amount will be received। अगर अनसर्टेनिटी आया रिकॉर्ड करने के बाद, आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया था, उस टाइम सर्टेन थे, बट अब आपको लग रहा है शायद पैसा नहीं आएगा। अगर अनसर्टेनिटी आता है आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, तब हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन को रिवर्स नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोविजन फॉर बैड डेट बना लेते हैं। एक प्रोविजन फॉर बैड डेट मैंने बना लिया कि भैया हमको लगता है इतना रुपया शायद फ्यूचर में ना आए, हमको रेवेन्यू रिकॉग्निशन को रिवर्स करने का दरकार नहीं है। तो अगर अनसर्टेनिटी आता है एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन, पोस्टपोन द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। अगर अनसर्टेनिटी आता है आफ्टर रिकॉग्निशन, देन क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट। रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज शैल नॉट बी रिवर्स्ड, शैल नॉट बी रिवर्स्ड। नेक्स्ट,
एक्सक्लूजन फ्रॉम AS9, कुछ कुछ रेवेन्यू इस AS में कवर्ड नहीं है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू AS7, लीज का रेवेन्यू AS19, गवर्नमेंट ग्रांट का रेवेन्यू AS12, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू IRDA रेगुलेशन, स्पेशल केसेस फॉर, ये चार चीज यहां पे कवर्ड नहीं है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, लीजेस, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इनका रेवेन्यूज यहां कवर्ड नहीं है क्योंकि ये दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या रूल्स रेगुलेशन में कवर्ड है, ये हम लोग यहां पर डिस्कस नहीं करते हैं। ये सबसे नॉर्मली क्वेश्चन आता नहीं है कि क्या एक्सक्लूडेड है क्या इंक्लूडेड है, बस लिखा हुआ है, एक बार देख के चले जाना। एक चीज हमने और पढ़ा था, स्पेशल केसेस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स जनरली हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जब ओनरशिप ट्रांसफर होता है, बट कुछ कुछ स्पेशल केसेस हमने सीखे थे। जैसे स्पेशल केसेस मतलब जहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि भैया ओनरशिप ट्रांसफर कब हो रहा है। जैसे कंसाइनमेंट सेल, अगर आप एजेंट के थ्रू सेल करवा रहे हो, आपने गुड्स एजेंट को भेजा, एजेंट ने कस्टमर को माल बेचा, रेवेन्यू रिकॉर्ड कब किया जाए आपके द्वारा? आप कब रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे? सर जब कस्टमर को फाइनली माल बिक रहा है, क्योंकि एजेंट को माल भेजना इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप आज भी मेरे पास है, जब तक एजेंट माल नहीं बेचेगा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा तो हम सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, अगर आप अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे माल भेज रहे हो तब आप रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड कर सकते हो जब सामने वाला गुड्स अप्रूव करे या रीजनेबल टाइम के अंदर रिटर्न ना करे, तो मैं सेल रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगा। अगर आपने माल बेच दिया, आपने बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, बट बायर ने बोला कि सर 10 दिन आप माल रखो, मेरे गोडाउन में जगह नहीं है, 10 दिन के बाद आप मेरे को भेज देना। आपने गुड्स को आइडेंटिफाई किया, देखिए तेरा गुड्स है, साइड रख रहा हूं, 10 दिन बाद तेरे को भेज दूंगा, तो आपने सेल कॉन्ट्रैक्ट आज ही कंप्लीट कर लिया, ओनरशिप आज ही ट्रांसफर कर ली, बस डिलीवरी डिले किया बायर रिक्वेस्ट पर। अगर गुड्स आइडेंटिफाइड है, रेडी फॉर डिलीवरी है, तो आप अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको 10 दिन तक वेट करने का दरकार नहीं है। तो इफ डिलीवरी delayed at buyer's request, revenue shall be recognized today only if a condition is satisfied that the goods are identified and ready for delivery. Identified and ready for delivery. अगर आपने बायर को, आपने एक जन को माल बेचा और आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये गुड्स हम वापस तेरे से फ्यूचर में परचेज कर लेगा। हमने क्या किया, हमको पैसे की जरूरत थी, हमने मिस्टर एक्स को माल बेच दिया 50,000 का और बोला 10 दिन बाद हम तेरे से ये माल वापस खरीद लेगा, 50,000 या 52,000 में माल खरीद लेगा। तो हम लोग बोलते हैं ये जो आप आज माल बेच रहे हो और वापस रीपरचेस करने का वादा कर रहे हो, रियल में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, आप सिर्फ बिजनेस में फाइनेंस अरेंज करने के लिए गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो। गुड्स ट्रांसफर किया, 50,000 रुपया लिया, फिर गुड्स लेके 52,000 रुपया वापस कर दिया, ये 2,000 इंटरेस्ट बोल के रिकॉर्ड होगा और ये 50,000 रुपया सेल रेवेन्यू नहीं है क्योंकि आपने कभी ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं किया था। तो ये सब स्पेशल छोटे छोटे केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जहां हम लोग सीख रहे थे कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रहा है और हमको रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना चाहिए। ये सब आपको केस स्टडी में पूछा जा सकता है। केस स्टडी में ऐसा पूछा जा सकता है, आपको केसेस दे देगा, बताओ रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है, तो आपको ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की कंडीशंस बतानी पड़ेगी। इस पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको याद होना चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स का पॉइंट और रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस का पॉइंट। अगर ये दो पॉइंट आपको याद है ना, ये दो, ये वाला और ये वाला, तो आपके सारे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। इसमें दो पॉइंट है, नंबर 1 अक्रूवल, नंबर 2 अल्टीमेट कलेक्शन पर सर्टेनिटी। ये दो पॉइंट आपको पूरा प्रॉपरली याद होना चाहिए। यही दो पॉइंट है जिससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखने मिलेगा। क्या AS9 में किसी को कोई डाउट है? AS9 में किसी को कोई डाउट नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन 11 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इजी है, कुछ टफ नहीं है, एकदम सिंपल है। एक दो क्वेश्चन लिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है। लिखना भी टफ नहीं है और क्वेश्चन भी कभी टफ नहीं आता। आइए, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ रेनबो लिमिटेड, क्या बोल रहा है? इन ईच ऑफ द अबव केसेस यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज विथ वैलिड रीजन द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू अंडर AS9। हमको बोल रहा है आपको हर केस में बताना है कितना रेवेन्यू कंपनी रिकॉर्ड करेगा एज पर AS9 और रीजन भी देना है। तो रीजन तो हम पहले ही लिख देंगे, उसके बाद हम कर देंगे, या फिर पॉइंट 1 रीजन साथ साथ लिखते चले जाएंगे। पढ़ते हैं। ऑन 15 नवंबर goods worth rupees 5 lakh were sold on approval basis. The period of approval was 4 months, after which they were considered sold. Buyer sent approval for 75% good up to 31st January. No approval or disapproval received for the remaining goods till 31st March. नवंबर को माल भेजा,
कितना रुपए का? 5 लाख रुपए का। 4 महीने का टाइम दिया। वो लोग 31 जनवरी तक 75% अप्रूव कर लिया, तो इसको तो हम लोग 75% रिकॉग्नाइज कर लेंगे 31 जनवरी को। रिकॉर्ड 31 जनवरी को 75% रेवेन्यू, प्रॉब्लम खत्म। बट बैलेंस 25% का 31 मार्च तक कुछ नहीं बताया। सर नवंबर से 4 महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 15 मार्च तक उनको सर टाइम दिए थे हम लोग, 15 मार्च तक। सर 15 मार्च तक वो लोग बताया नहीं, तो सर ये हम लोग मान लेंगे सेल हो गया है। तो 15 मार्च को बैलेंस 25% का सेल भी रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि वो लोग गुड्स वापस नहीं किया ना, वो लोग अप्रूवल डिसअप्रूवल बताया, तो 25% का भी सेल रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि 4 महीने का टाइम खत्म हो गया। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के केस में ओनरशिप ट्रांसफर होगा जब वो अप्रूव कर ले, या नंबर 2 जब टाइम कंप्लीट हो जाए। तो यहां पे पहला वाला में अप्रूव कर लिया, दूसरा वाला में टाइम कंप्लीट हो गया, तो हम दोनों रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा। On 31st March, goods worth rupees 240 were sold to Bright Limited, 31st March. But due to refurnishing of their showroom being underway, on their request, goods were delivered on 10th April. 10th April. 31st मार्च को सेल कर दिया था, बट वो लोग बोला शोरूम में काम चल रहा है, 10 दिन बाद भेजिएगा। तो सर सेल आज ही रिकॉग्नाइज कर लो। रिकॉग्नाइज सेल ऑन 31st मार्च। खाली एक ही कंडीशन है, गुड्स must be identified and ready for delivery. Identified and ready for delivery. गुड्स आइडेंटिफाइड होना चाहिए, रेडी होना चाहिए फॉर डिलीवरी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी गुड्स नहीं था, अच्छा हुआ वो 10 अप्रैल को बोला, तो फिर आप सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास गुड्स ही नहीं है। जब आए तब रिकॉर्ड कीजिएगा, आज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आगे, रेनबो लिमिटेड सप्लाइड गुड्स 6 लाख टू श्याम लिमिटेड एंड कंकरेंटली अग्रीज टू रीपरचेज द सेम ऑन 14th अप्रैल। माल बेचा, वापस बोल दिया हम खरीद भी लेंगे तुमसे। नॉट अ सेल, इट इज नॉट अ सेल, इट इज अ फाइनेंस अरेंजमेंट। फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, सेल है ही नहीं, तो इसमें कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। नो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ड्यू लिमिटेड uses certain assets of Rainbow Limited. Rainbow Limited received 7.5 lakhs and 12 lakhs add interest and royalty respectively for the year ended 2020-21। वो कुछ एसेट यूज करता है जिसके लिए वो इंटरेस्ट और रॉयल्टी दे रहा है, रिकॉग्नाइज कर लो अक्रूवल बेसिस पर। इंटरेस्ट अक्रू करता है टाइम बेसिस पे, रॉयल्टी अक्रू करता है एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। ये मैं रिकॉग्नाइज कर लूंगा, उसने एसेट यूज किया, मेरे को इंटरेस्ट रॉयल्टी दिया, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। ऑन 25th December, goods of rupees 4 lakh were sent on consignment basis, of which 40% of the goods unsold are still lying with the consignee at the year end 31st March। मैंने 4 लाख का माल भेजा, जिसमें 40% अभी भी अनसोल्ड है, तो मैं बोलूंगा 60% गुड्स सोल्ड, उसका रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज। जो गुड सेल हो गया उसका रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए। जो गुड सेल हो गया उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लीजिए। 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट है। आप चाहो तो इनिशियली पहले कुछ मत लिखो, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 इंडिविजुअली आंसर लिखते चले जाओ, बेटर रहेगा। 5 मार्क का क्वेश्चन, 5 पॉइंट, तो थोड़ा शॉर्ट में आपको आंसर बनाना पड़ेगा। पहले प्रोविजन नहीं भी लिखे तो हर में लिखते लिखते चलेंगे। जैसे नंबर 1 में लिखूंगा, in case of goods sent on approval basis, revenue shall be recognized when the buyer approves the goods or when the time limit for approving or disapproving is complete, या the time limit expires। in the present case 75% approved, 25% का expire हो गया, so the revenue shall be recognized to the extent of the full amount, that is rupees 5 lakhs। सेकेंड में, in case the delivery is delayed at buyer's request, the revenue shall be recognized when the sale contract is entered into, if the goods are identified and ready for delivery, so in this case the revenue shall be recognized on 31st March। इस तरीके से हम लोग अपना आंसर लिख लेंगे। क्लियर है क्या बात? पहले आपको कोई प्रोविजन लिखने का दरकार नहीं है, 1 2 3 4 5 लिखते जाएं और प्रोविजन के साथ साथ आंसर देते जाएं। आप पहले लिखना चाहो तो लिख लो, फिर सेल ऑफ गुड्स वाला लिखना, इंटरेस्ट रॉयल्टी वाला लिखना, वो लिखना, फिर 1 2 3 4 5 चालू करना। क्योंकि आपको इतने सारे प्रोविजन लिखने पड़ेंगे, बेटर आप पहले एक एक पॉइंट लिखते जाओ, प्रोविजन के साथ साथ आंसर देते जाओ। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इंडिकेट इन ईच केस whether revenue can be recognized and when it will be recognized as per AS9। आपको बताना है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो सकता है कि नहीं और कब रिकॉग्नाइज होगा। ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम रिबेट रिसीव्ड,
हमको ट्रेड डिस्काउंट मिला, बताइए ट्रेड डिस्काउंट का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना चाहिए, कब रिकॉर्ड करना चाहिए? सर ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, ट्रेड डिस्काउंटेड नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, it is adjusted against cost, adjusted against cost. There is no inflow of resource, cash or other consideration. Trade discount is not recorded in books, it is deducted from cost. Where goods are sold to distributors or others for resale, आपने माल बेचा डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डीलर्स को, और वो लोग आगे बेचेंगे, तो जैसे ही मैं गुड्स बेचूंगा मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड when goods are sold, जब आप इनको गुड्स सेल करेंगे तब आप अपना रेवेन्यू लिख लीजिए। सोल्ड टू देम, वो लोग कस्टमर को कब माल बेचेगा उससे आपको मतलब नहीं है, आपने डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचा, आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो, रिकॉग्नाइज कर लो। हां अगर वो लोग आपके कंसाइनी है, आपके एजेंट्स है, तब वो जब बेचेंगे तब होगा, बट जनरली डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स आर नॉट अवर एजेंट्स, दे वर्क एज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी। हम उनको माल बेचते हैं, वो आगे कस्टमर को बेचते हैं, तो हमने जब माल बेचा हम अपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। When seller concurrently agrees to repurchase the goods, बोल दिया फाइनेंस एग्रीमेंट नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, हम लोग इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन को, रेंडरिंग सर्विसेज को रिकॉर्ड करते हैं when इंश्योरेंस पॉलिसी कम्स इनटू इफेक्ट। आप एक इंश्योरेंस एजेंट हो, आप एक इंश्योरेंस एजेंट हो, आपने एक आदमी के लिए पॉलिसी बनाकर दी, तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको कमीशन मिलेगा। कमीशन कब मिलेगा? जब वो इंश्योरेंस पॉलिसी इफेक्ट में आए। उसने कंपनी को प्रीमियम का चेक दे दिया, प्रीमियम का चेक क्या हो गया? पास हो गया, और कंपनी ने फाइनली एग्रीमेंट साइन कर लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी साइन कर लिया, तब आपको इंश्योरेंस कमीशन का इनकम रिकॉर्ड करना है। तो इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जब इंश्योरेंस पॉलिसी कम्स इनटू इफेक्ट, व्हेन द इंश्योरेंस पॉलिसी कम्स इनटू इफेक्ट। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द सर्विसेज आर परफॉर्म्ड। ये सिंगल एक्ट है, तो जब आप सर्विस कंप्लीट करेंगे तब रिकॉर्ड करना है। ये सर्विस कंप्लीट कब होगा? जब इंश्योरेंस पॉलिसी कम्स इनटू इफेक्ट। डन है बात? चेक कर लो, ये चारों सिंपल चीजें हैं, एकदम इजी चीजें हैं। आपको ये सब कैसे लिखना चाहिए? पॉइंट लिखते जाओ, आंसर पास में लिखते जाओ, अलग से प्रोविजन पहले लिखने का जरूरत नहीं है। आगे, शिप्रा लिमिटेड हैज बीन सक्सेसफुल ज्वेलर्स फॉर पास्ट 100 years and sales are against cash only, returns are negligible. The company also diversified into apparels. ज्वेलरी का बिजनेस करता था, अब कपड़े का बिजनेस भी करेगा। A young senior executive was put in charge of the apparel business and sale increased 5 times. One of the condition for sale is that dealers can return the unsold stock within 1 month of the end of season. हमने क्या किया? हमने अपना माल डीलर को भेजा, डीलर को बोला कि तू माल बेच, माल बिक गया तो काम खत्म, मैं तेरे से पैसे ले लूंगा। माल नहीं बिका तो तू 1 महीने के अंदर, फ्रॉम द एंड ऑफ सीजन 1 महीने के अंदर तू माल रिटर्न कर सकता है। सेल रिटर्न फॉर द ईयर वॉज 25% ऑफ सेल्स। अब नेग्लिजिबल नहीं है, अब हाई हो गया। हमको बोल रहा है सजेस्ट अ सुटेबल रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी विथ रेफरेंस टू AS9। हमको बोल रहा है एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी आप बताइए। आदित्य अब आपको बैलेंस रिवाइज करना चाहिए, अब आपको इस पे नहीं करना चाहिए। जितना अब जो लास्ट 15 दिन है ना, 15 दिन, इसमें आपको कुछ नया नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक चैप्टर स्किप कर दिया, आप उसको भूल जाओ। जो बैलेंस है उसको इतना प्रॉपरली रिवाइज करो कि आपका काम कंप्लीट हो जाए। डन? सो डोंट डू एनीथिंग, आप दूसरे चैप्टर पे कॉन्सेंट्रेट करो। बताइए रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी एक अच्छी सी इनके लिए बताइए, ज्वेलरी बिजनेस के लिए बताइए। सर ज्वेलरी बिजनेस में जब माल सेल हो जाएगा तभी रिकॉर्ड कर लो, व्हेन दी ज्वेलरी इज सोल्ड। वहां पे सर कुछ करना नहीं है, ज्वेलरी सेल करोगे, कैश में पैसा आएगा, आप रिकॉग्नाइज कर लो। एपरल बिजनेस में क्या बोला? सर हमने अपने डीलर्स को एक बोला कि हम तुमको माल दे रहे हैं, तुम माल बेचो मजे से। तुमको एक और छूट दे रहे हैं कि अगर माल नहीं बिका कोई कारण से, सीजन खत्म होने के 1 महीने के अंदर अंदर तुम लाके रिटर्न कर सकते हो।
बताइए क्या करना चाहिए? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर 1, अभी कुछ रिकॉर्ड मत करो। फाइनली सीजन खत्म होगा, 1 महीना खत्म होगा, तब देखना कितना हुआ और उतना रिकॉर्ड करना। नंबर 2, आपको लगता है 7, अभी पूरा रिकॉर्ड कर लो। नंबर 2, जो रिटर्न आएगा सेल्स रिटर्न बोल के रिकॉर्ड कर लेंगे। नंबर 3, अभी 75% रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि तुमको लग रहा है 25% क्या हो सकता है, रिटर्न हो सकता है। 75% रिकॉर्ड कर लो, 25% अभी रिकॉर्ड मत करो, जब होगा तब देखना। नंबर 4, नहीं ये नंबर 3 ठीक है, और नंबर 4, आज 100 का 100% रिकॉर्ड कर लो, अगर मैंने नहीं बोला तो। अभी चलो इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट देता हूं, फिर तुम बताओ। मैंने डीलर को माल बेचा, मैं एक्स लिमिटेड, शिप्रा लिमिटेड और डीलर एक्स लिमिटेड, माल भेजा, उससे कैश मिल गया। आज मैंने उसको बोला कैश दे दो तुम। अब इसके बाद तुम माल बेचो, 1 महीने बाद अगर माल नहीं बिका एंड ऑफ सीजन तक, तो 1 महीने के अंदर रिटर्न कर देना। जब सीजन खत्म हो उसके 1 महीने बाद रिटर्न कर देना। अब क्या लगता है? अब क्या लगता है? अब मेरे पास कैश आ गया है भैया, माल बेचा, कैश आ गया। देखो क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। क्लोथ वाले बिजनेस में क्या होना चाहिए, आपने माल बेचा, अब देखो रिटर्न आ सकता है, गुड्स रिटर्न आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपने माल बेच दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। नंबर 2, आपको मान लो पैसे भी मिल गए, डन है बात, ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दिया, पैसे भी मिल गए। अगर मान लो एंड ऑफ सीजन तक जाने की बात छोड़ो, उससे पहले बिक गया, तो सर मेरे का तो सेल हो गया था, मैंने तो माल भेज दिया था। मान लो उधर जाके माल जल गया, तो भी सर वही समझेगा हमको कोई मतलब। सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका है, पता है, जिस दिन हमने माल बेचा। खाली एक मन में यह डर है कि हो सकता है सर फ्यूचर में कुछ रिटर्न आ जाए, क्योंकि हमने उनको एक ऑप्शन दे रखा है कि तेरा नहीं बिके तो तू वापस रिटर्न कर देना। मैंने उसको ना कंसाइनी नहीं बनाया है, मैंने उसको बोला है मैं तेरे को माल बेच चुका हूं, मैंने तेरे को माल दे दिया, तेरे को एक ऑप्शन और दे रहा हूं, ताकि तेरा क्या होता है ना, ये सब बिजनेस नया शुरू करते हैं ना, तो थोड़ा सा ये सब करना पड़ता है, सो दैट हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। हम बोलेंगे दूसरा डीलर तेरे को ऐसा नहीं देगा, तू मेरा माल बेच, नहीं बिकेगा वापस दे देना, मेरी गारंटी है माल बिक जाएगा। अब क्या होता है ना, यहां पे हमको प्रॉपरली एस्टिमेट करना चाहिए। क्या एस्टिमेट करना चाहिए? कि कितना पोर्शन ऑफ गुड्स ऐसा हो सकता है जो रिटर्न आ सकता है। हमको आज रेवेन्यू पूरा 100% रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, और जितना सेल रिटर्न आ सकता है उसके लिए एक प्रोविजन बना के रख लेना चाहिए, सो दैट मैं अपना सेल और उसका प्रोविजन फॉर सेल रिटर्न दोनों दिखाऊं, एंड अपनी सेल को ओवर वैल्यू करके या ओवर स्टेट करके ना दिखाऊं। बाद में जैसे ही फाइनलाइज हो जाए उसके हिसाब से हम लोग उसको एडजस्ट कर देंगे। अगर मान लो पूरा का पूरा बिक गया तो प्रोविजन को रिवर्स करके खत्म कर देंगे। मान लो 25% वापस आ गया तो हमने पहले ही प्रोविजन बनाया था, सेल रिटर्न आ गया, बात खत्म हो गई। यहां पे आपको करना क्या चाहिए पता है? रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड fully when goods are sold. When goods are sold, a provision shall be created for expected returns. For expected returns, revenue shall be recognized when goods are sold.
प्रोविजन शैल बी क्रिएटेड फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि भाई इतना गुड्स रिटर्न आ सकता है तो मैं उसको नेट करके दिखाऊंगा और नेट सेल्स दिखाऊंगा। बट सेल आप पूरी रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि आपने माल भेज दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, रिस्क रिवॉर्ड उसी का ही है, कल माल बिक जाता है, जल जाता है, जो होगा सब उसी को देखना है। बस मेरा एक उसको ऑप्शन दिया गया है कि नहीं बिके तो वापस कर सकते हो। इतना हार्श अगर हम रहेंगे कि यार रेवेन्यू मत रिकॉर्ड करो, जब आएगा तब रिकॉर्ड करना, जब पता चलेगा कितना माल बिका, ये थोड़ा सा हार्श हो जाएगा। इन दैट केस मेरे यहां से एसेट चला गया, गुड्स चला गया, पैसा मेरे पास आ गया, इसको कैसे हम हिसाब में रखेंगे? अगर ज्यादा हो गया तो हमको थोड़ा और उसको लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा भैया कि हमने इतने का प्रोविजन सेल्स रिटर्न का बनाया था और एक्स्ट्रा सेल्स रिटर्न हो गया, वो हमको दिखाना पड़ेगा। बट रेवेन्यू हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये क्वेश्चन ना, एक सेकंड रुकना, ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया था अपने आरटीपी में, अपने आरटीपी में दिया था शायद। मैं एक बार देखता हूं किस आरटीपी में था, लेट अस रीड दैट आंसर। ये देखो, ये आरटीपी है नवंबर 21 का, इसमें ये क्वेश्चन आया था शिप्रा लिमिटेड का। ये आरटीपी का क्वेश्चन है नवंबर 21, मैं अरित्र दिखा ही रहा हूं, ये इंस्टीट्यूट का आंसर दिखा रहा हूं, ये आप लिख सकते हो। ये आंसर पढ़ते हैं। As per AS9, revenue recognition is mainly concerned with timing of recognition of revenue in this statement of profit or loss. The amount of revenue arising on a transaction is usually determined by the agreement between parties involved in transaction. When uncertainty exists regarding the determination of amount or its associated cost, then uncertainty may influence the timing of recognition. In the case jewelry business is selling goods for cash, returns are negligible, hence revenue can be recognized on sales. On the other hand, in apparel industry, the dealers have a right to return the unsold goods within 1 month of the end of season. In this case, the company bear a risk of sales return, therefore the company should not recognize. Okay. शुड नॉट रिकॉग्नाइज, ये लोग भी बोल रहे हैं 25% वाला रिकॉर्ड मत करो। टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, द कंपनी में डिस्क्लोज सुटेबल रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेटली फॉर बोथ ज्वेलरी एंड अपैरल बिजनेस। ओके, आईसीआई भी यही बोल रहा है, देखो ध्यान से बोल रहा है 75% रिकॉग्नाइज कर लो, जो तुमको लगता है माल बिक जाएगा, 25% अभी मत रिकॉग्नाइज करो। बोला है कि आपको लगता है 25% रिटर्न आ सकता है, 75% रिकॉग्नाइज कर लो, 25% छोड़ दो। प्लीज सी दिस आंसर। ये आईसीआई ये बोल रहा है, देखो क्या होता है। अगर मेरे को लगता है कि भैया मैं ये एस्टिमेट कर पा रहा हूं प्रेसाइजली कि कितना रिटर्न्स आ सकता है, और आपको लगता है कि जी मेरे को उसका रेवेन्यू नहीं रिकॉग्नाइज, मेरे हिसाब से रेवेन्यू आप पूरा रिकॉग्नाइज कर लो, माल बेच दिया, पैसा आ गया। अगर आपको लगता है फ्यूचर में रिटर्न आएगा तो उसका प्रोविजन अलग से बना लो। इन्होंने बोला नहीं, आप 75% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, 25% अभी जो पैसा है वो उसका एडवांस की तरह ट्रीट करो। जिस दिन वो माल हो गया, बिक गया, उस दिन आप सेल रिकॉर्ड कर लेना, नहीं रिके तो वो पैसा वापस कर देना। तो हम लोग भी यही लिखेंगे। नहीं, पीबीडीडी नहीं बोलना चाहिए, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर सेल्स रिटर्न, कि भैया ये हमको लगता है फ्यूचर में रिटर्न आ सकता है, मैंने सेल पूरा दिखा के प्रोविजन फॉर रिटर्न दिखा लिया कि इतना रिटर्न आ सकता है। उन्होंने बोला नहीं, आप 75% रिकॉर्ड करो, 25% एक बार छोड़ दो। आपको लग रहा है ना 25% नहीं आएगा, आप एक बार मत लिखो, जब आ जाए तो लिख लेना, नहीं आए तो आपने लिखा नहीं था, बात खत्म हो गई। अब क्वेश्चन अराइजेस, सर मान लो 25% से ज्यादा रिटर्न आ गया तो फिर बाद में तो रिटर्न लिखना ही पड़ेगा, क्या करेंगे आप? प्लीज राइट दिस आंसर। हम लोग ये सब मतलब ये बोल रहा है इंस्टीट्यूट, वो बोल रहा है हम लोग इस तरीके से। अब ये सब केस स्टडी के पीछे क्या होता है ना, वो फाइनल एक्चुअल में क्या सोच के आंसर दे रहा है उस पर भी बात डिपेंड करता है। उन्होंने बोला हमारा 25% माल रिटर्न आता ही है, हमको ये प्रेसाइजली एस्टिमेटेड है, तो हम 25% का सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये आंसर का फोटो ले लो, जो बच्चा लेना चाहता है लो।
सरिता बिल्कुल इंस्टीट्यूट ने उसके बेसिस पे आंसर किया है कि अगर हमको लगता है कि 25% रिटर्न आ जाएगा, अल्टीमेट कलेक्शन नहीं होगा, तो हम लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। बट मान लो डीलर्स आपको आज ही कैश देके जा रहे हैं, बोल रहे हैं अगर फ्यूचर में रिटर्न किए तो नेक्स्ट हिसाब में हिसाब कर लेंगे, इन दैट केस क्या करेंगे फिर? हम लोग बोल रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप 100% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिए, आपको जितना लगता है एक्सपेक्टेड रिटर्न आ सकता है उसका एक प्रोविजनिंग कर लो। जब रिटर्न आ जाए तो प्रोविजन से एडजस्ट कर देना, नहीं आए तो बात खत्म, आप प्रोविजन को रिवर्स करके खत्म कर देना। हावेवर इंस्टीट्यूट बोल रहे नहीं, तुम 75% ही रिकॉर्ड कर, क्योंकि अभी तेरे को लगता है 75% ही कलेक्शन होगा, 25% कलेक्शन होगा ही नहीं। नए सिलेबस का जो बैच है उदय, वो स्टार्ट होगा जनवरी से फॉर सीएमए, जनवरी फरवरी, फॉर दिसंबर 23।